की। तो सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जैसे कि आपको पता है तनवीर अहमद है। और CSS के मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे। फर्स्ट 2017 में अटैम्प्ट किया था जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बाकी सब्जेक्ट्स क्लियर थे। इसके बाद 2018 के अंदर सेकंड अटैम्प्ट दिया था जिसमें सिंध के अंदर मेरी थर्ड पोजीशन थी और पाकिस्तान में 27 पोजीशन आई थी और एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई थी। तो ये तो था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। CSS की जनरल कुछ आपसे टिप्स वगैरह शेयर करूँगा और एट दी एंड जो अभी अनाउंस हुआ है रिसेंटली स्पेशल CSS एग्ज़ाम जो कैरी ओवर सीट्स हैं उनके लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, वो आप यहाँ मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा उन सबको सही तरीके से एड्रेस करने की। तो सबसे पहले तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एक न्यू एस्पायरेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं जो कि CSS की तरफ आना चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ आना चाह रहे हैं, चाहे वो CSS हो गया, PMS हो गया या बाकी FPSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे काम होना चाहिए आपका, वो अपनी असेसमेंट होनी चाहिए कि आप इस वक्त स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। नॉर्मली फिर हमें पता नहीं होता कि अभी हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं CSS की, तो आपको अपनी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, तो जो आगे पूरा पाथ है आपका प्रिपरेशन का, वो कभी भी आपके लिए क्लियर नहीं होगा। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी मेंटोर की या फिर एकेडमी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नॉर्मली कोई भी आपको ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि कोई भी आपको प्रिपरेशन करा के नहीं दे सकता, कोई भी गारंटीड ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पढ़ने आओ या मुझसे गाइडेंस लो तो मैं तुम्हें CSS क्लियर करा दूंगा, लोकेशन करवा दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रोल होता है वो ये होता है कि वो एटलीस्ट आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है, आपको अपने जो वीक एरियाज़ हैं वो पता चल जाते हैं कि कहाँ पे मुझे काम करना है और किस तरह से काम करना है, पढ़ना मैंने किस तरह से है। और ये चीज़ फिर आपको किसी भी एकेडमी से या फिर किसी आप सीनियर से बात करें तो उनसे गाइडेंस लें तो बहुत अच्छी तरीके से ये हैंडल हो जाती है। तो उसके बाद दूसरी जो इसमें बात आती है वो ये आती है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं डे का, कि पूरा आपने पढ़ना है तो उसका पूरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। नॉर्मली मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ें, 14 घंटे पढ़ें, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो कि आपके लिए फ़ीज़िबल हो, जिसमें आप सही से पढ़ सकते हो। आपके जो अपने जो भी क्या कहते हैं, जो भी स्केजुअल हो उसके अकॉर्डिंगली हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ में तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली आप फिर एक दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जॉब के बाद आके। और अगर जॉब नहीं कर रहे फिर आप मेरे ख्याल से 6-7 घंटे या 8 घंटे आराम से दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये होता है कि वो फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो आपको याद नहीं रह पाता, वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते। तो जब आप रिट्रीव नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आता, तो फिर वो इशू ये होता है कि वो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होने लगता है। तो एक तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने अपना टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि वो अपने पूरे दिन को कुछ आवर्स में डिवाइड करना है। 2 से 3 घंटे पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक लेनी है। कि ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा दिन लगातार 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा नहीं होता। वही बात कि आप को बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना पूरा जो टाइम टेबल है वो बनाना है और डिवाइड करना है पूरे स्लॉट्स को। उसके बाद फिर जब स्लॉट्स को आप डिवाइड कर लें तो फिर बीच बीच में ब्रेक्स देने हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 घंटे पढ़ा तो मैंने आधे घंटे की 1 घंटे की ब्रेक ले ली। इससे ये होता है कि फिर आपका एक पूरा जो एक प्रोसेस है, वो पूरा पाथ है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपके ऊपर उतना बर्डन नहीं आ रहा होता। अदरवाइज़ आप अपने आप को ओवर बर्डन कर जाते हैं। जब ओवर बर्डन कर जाते हैं तो एक दिन पढ़ाई हो जाती है, 2 दिन हो जाती है, 3 दिन हो जाती है, लेकिन फिर वो बात ये है कि वो पूरा एक 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने जो है वो पढ़ाई हो नहीं पाती है आपसे। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ तो मेरी शायद 1 साल के अंदर हो, कोई और जो है वो उसकी 3 महीने के अंदर हो जाए, 4 महीने के अंदर हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे करता है, इन चीज़ों पे करता है कि आप कितना अच्छा पिक कर जाते हैं, आपको गाइडेंस कितनी अवेलेबल है, आप सिंसियर कितने हैं अपने साथ।
तो ये चीज़ जो है वो मैटर इस तरह से करती है कि डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, कोई एक वन फिट सोल्यूशन नहीं है सबके लिए, वन फिट फॉर ऑल नहीं है। तो जनरली मेरे ख्याल से 6-7 महीने जो है वो मोर देन इनफ है अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन करें। इसके बाद बात आती है कि आप सबसे पहले जो काम करना होता है कि आप अपनी जो इंग्लिश रीडिंग है उसको इन्हांस करें। लेट्स सपोज के हमें नॉर्मली इतनी आदत नहीं होती, कुछ लोगों की होती है, वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे तो सबसे पहला काम जो आपने स्टार्ट करना है वो रीडिंग को अपनी इन्हांस करना है। अपनी जो डॉन वगैरह पढ़ रहे होते हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो कंपलसरी है अगर आप सीएसएस करना चाह रहे हैं कि आपने करंट अफेयर्स के साथ इन टच रहना है। उसके साथ साथ जो है वो आप दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है अपनी पसंद की। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको स्पेसिफिक टाइप की बुक्स पढ़ें, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बुक्स पढ़ें, आईआर पे पढ़ें या फिर पॉलिटिक्स भी पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ें। वो आपकी कोई भी बुक्स हो सकती है, नॉवेल की हो सकते हैं, फिक्शन हो सकती है, फैंटेसी हो सकती है, लेकिन बस ये है कि आपको उससे फ़ायदा ही होता है कि जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामर के एरर्स हैं, वो आपको पता चल रहे होते हैं। वो पता चलने से फ़ायदा ये होता है कि आपका एक जब राइटिंग आप करें तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ रही होती हैं। उससे आप फिर की आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो फिर इतनी नहीं हो रही होती हैं, आपसे आपको आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है इन मिस्टेक्स की। तो ये तो जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए एक थोड़ा सा कि उनको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो डेली अपनी रीडिंग करनी है, साथ साथ डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे स्टार्ट में आपने ये करना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखना है, तो आपने ये करना है कि बुक से पैराग्राफ्स उठाने हैं, उनको रीराइट करना है अपने वर्ड्स में। या फिर जो एडिटोरियल्स आ रहे होते हैं, ओपिनियन के पेजेस होते हैं डॉन में या किसी भी और न्यूज़पेपर में, किसी भी मैगजीन में कोई आर्टिकल आपको अच्छा लगा है तो उसको रीराइट करें और फिर कंपेयर करें कि कितना आपने कैसा लिखा है और जो ओरिजिनल आर्टिकल था वो आपने कैसा लिखा था। जब आप कंटिन्यूस इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। कुछ टाइम लगता है लेकिन इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सबसे स्टार्ट में यही मसला हो रहा होता है कि आपकी मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसी कंटिन्यूस प्रैक्टिस से फिर सॉल्व हो रही होती हैं। इसके अलावा ग्रामर की कोई भी अच्छी सी बुक लेके, रेनन मार्टिन लेके, रेमंड मर्फी की या जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है, जो कॉमन एक बुक है काफ़ी, तो वो लेके आप बेसिक जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करें। तो उससे फ़ायदा ये हो रहा होता है कि आप जब करते हैं, बेसिक चीज़ें करते हैं, टेंसेस अपने सही करते हैं, जो इसके अलावा टेंसेस के अलावा जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो अपने सही कर रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नरेशन की या फिर एक्टिव पैसिव की कर रहे होते हैं, तो आपकी जो एक पूरी इंग्लिश की बेस है वो बन रही होती है। एक तो आपने रीडिंग करके अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस को अच्छा बनाना है, साथ साथ ये काम करना है ताकि कहीं से भी आप एक लैक ना कर रहे हो। ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शनल्स की। ऑप्शनल जैसे कि आपको पता है कि 600 मार्क्स के आपको सीएसएस के अंदर सेलेक्ट करने होते हैं। इसके साथ साथ पीएमएस का सिलेबस भी अब तकरीबन सिंध में शायद सेम ही हो गया है, तो वहाँ पे भी ऑप्शनल्स आपको 600 मार्क्स की ही सेलेक्ट करने होंगे। तो अब ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रखने होंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या फिज़िक्स पढ़ी हुई है तो आप उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें जो आपके अपने पहले पढ़े हुए थे आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में। तो उससे ये होता है कि आपकी पहली ग्रिप होती है सब्जेक्ट पे, अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी होती हैं, तो आपको बाकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके ऊपर एक एज हासिल हो जाता है, आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री के अंदर 150 160 प्लस लोगों ने मार्क्स स्कोर किए हैं और इसी वजह से किए हैं कि उनकी सब्जेक्ट की ग्रिप बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात कि अब जब आप फिज़िकल साइंस का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको उसकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी करनी होती है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है कि आपके मार्क्स सारे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिज़िकल साइंस हमेशा एक रिस्की होते हैं। ये एक और बात हो गई। इसके बाद जो बात हो गई वो ये कि आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करते हो। अब लेट्स सपोज लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ भी काफ़ी हद तक कोइंसाइड कर रहा होता है, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ कर रहा होता है, ऐसे के अंदर हेल्प मिल रही होती है। तो एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, 3 3 जगहों पे आपकी हेल्प हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात के थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि हर सब्जेक्ट की अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो आपने एक ही चीज़ पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आंसर को सॉल्व करने की कुछ और होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर उसी टॉपिक सेम होगा, वहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी। सेम गोस फॉर आईआर और आई लॉ वगैरह वहाँ के, और करंट अफेयर्स
करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी कोइंसाइड करते हैं। अक्सर औक़ात आपको लग रहा होता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर एक आईआर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वो डिफरेंट है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे फिर बात जो मैंने पहले कही थी कि अकेडमी के रोल की आ जाती है या फिर किसी टीचर के रोल की आ जाती है, तो आपको हाँ यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये ऑप्शनल्स की बात हो गई। ऑप्शनल्स के बाद जो एक और स्टार्ट में सबको मसला हो रहा होता है या फिर 90% लोगों का मसला होता है हम सबका, सीएसएस में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो ऐसे की वजह से ही फेल हुआ था, सबका हमारा मसला ऐसे ही होता है। तो ऐसे के लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। मेरा तो मशवरा आप सबके लिए यही होगा कि एटलीस्ट एक या दो ऐसे ज़रूर लिखें एक वीक में, और वो किसी अच्छे टीचर से चेक करवाएं जो इंग्लिश का टीचर हो। तो या फिर अगर कोई सीएसपी हो तो उसकी इंग्लिश पे कमांड काफ़ी अच्छी हो। तो जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उतना ही तब तक आपको फिर उतनी ग्रिप नहीं आ रही होगी आपके टॉपिक पे। ऐसे के लिए फिर आप सेलेक्ट करें 5 से 6 या 7 8 मेन थीम सेलेक्ट कर लें। डेमोक्रेसी हो गया, एजुकेशन, नेशनल इंटेग्रिटी, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर क्राइसिस, ये सब टॉपिक्स हो गए। इनको सेलेक्ट करके फिर इनकी डिफरेंट सब थीम्स बनाएं। उसके बाद फिर आप एक एक पर्टिकुलर जो थीम है आपने सब थीम बनाया है उस पर अपने एक ऐसे लिखें। और जब वो आप लिखेंगे तो आपका एक मटेरियल भी प्रिपेयर साथ होता चला जाएगा, और साथ साथ जो है वो मटेरियल के साथ साथ आपके एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होगी और आप इवेलुएट भी हो रहे होंगे एट द सेम टाइम। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इवेलुएट साथ साथ हों। इवेलुएशन अपनी नहीं कराएंगे आप तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक और। इसके बाद हमने इंग्लिश ऐसे की बात कर ली, तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं कंपलसरी 5 जो और रहते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन है। इसके लिए फिर आपको जो मैंने अभी ये सारी बातें बताई कि ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करें, रीडिंग करें, अगर आप ये 2 काम करेंगे कि अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करेंगे किसी अच्छी बुक से रेगुलर प्रैक्टिस करके, और साथ साथ रीडिंग और राइटिंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बात तो मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ कि आप इसमें ईजिली ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। 50+ मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप ये 2 काम करें। और एक चीज़ यहाँ पे आप अवॉइड करें वो ये कि अक्सर हम लोग ये गलती कर रहे होते हैं, मुझसे भी हुई थी स्टार्ट में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि हम लोग वर्ड्स याद कर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं अगर हम फैंसी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, याद करेंगे तो उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और उसमें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया हमें अच्छे मार्क्स दे देगा। तो कीप इन माइंड कि ऐसा कुछ नहीं होता, इवन वो बैकफायर कर रहा होता है आपके लिए, कि वो फैंसी वोकैबुलरी हमेशा आपके मार्क्स डिडक्ट कराएगी, कभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिलाएगी। जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है वो आपकी सिंपल इफेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज है, जो एरर्स इसमें ना हो या कम से कम हो, और साथ में आपके आर्गूमेंट्स ये मैटर कर रहे होते हैं। ये मैटर नहीं कर रहा होता कि आपकी फैंसी वोकैबुलरी कितनी यूज़ की है, कितने मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कभी ये गलती नहीं कीजिएगा। रह गए जो 20 मार्क्स हैं प्रेसियन कंपोजिशन के अंदर जो एमसीक्यूज़ में आ रहे होते हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, वो आप जितनी अपनी अच्छी रीडिंग करेंगे, एनहांस करेंगे, उससे आपके वो सब कॉन्शियस माइंड्स में वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो अ, आपके बैठ रहे होंगे। एक बुक आप पढ़िएगा, एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक है, रीड बेटर राइट बेटर इंग्लिश। वहाँ पे काफ़ी उन्होंने अच्छी टिप्स बताई हुई हैं किस तरह आपने जो इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर कोई आपके पास अननोन वर्ड आ जाए तो कैसे उसके मीनिंग्स गेस करने हैं आपने। तो ये चीज़ आप कीजिएगा। इसके अलावा जो अभी स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो अभी तक रूमर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब एक तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी 2 इयर्स जनरल, और जो 2 इयर्स उनके लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं तो 32 इयर्स अपर एज लिमिट होगी। और फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम में क्लियर हो रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए 34 इयर्स होगी। तो ये चीज़ एक तो ये कि एक्स्ट्रा आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इसमें जो सीट्स होंगी वो फिर जो कुछ सर्टन प्रेफर्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो उनकी उनकी नहीं होंगी। तो अप्लाई तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें अटैम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। एज़ पर रूमर्स मुझे इतना श्योर नहीं हो, लेकिन एज़ पर रूमर्स इसमें अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो एक चेकिंग होगी वो भी थोड़ी रिलैक्सड होगी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड सीट से नॉर्मली होता था कि
अब सिंध से पंजाब से सिंध से बलूचिस्तान से जीबी फाटा केपी से जो पासिंग रेशो है थोड़ा वो लो है। तो अब अगर लेट सपोज सिंध रूरल की 40 सीट्स हैं और टोटल जो कैंडिडेट्स पास हैं वो 20 हैं, तो जो 20 सीट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड में चली जाती थी और नेक्स्ट ईयर की सीट्स में ऐड हो जाती थी। अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि वो जो कैरी फॉरवर्ड सीट्स हैं उनके लिए स्पेशल CSS अरेंज कराएंगे। तो हो सकता है, मेरा ओपिनियन ये है कि शायद फिर जो उनका चेकिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाए, क्योंकि उनको फिर ज़्यादा लोग पास करने हैं ताकि वो सीट्स जो कैरी फॉरवर्ड में जा रही हैं वो फिर एक कंज्यूम हो जाएँ। तो एक तो अवेल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वही बात फिर के प्रेफर्ड सीट्स जो होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो शायद इसमें उनकी सीट्स बिल्कुल नहीं होंगी, जैसे कि पुलिस सर्विस हो गई, फॉरेन सर्विस, कस्टम्स, PAS, इनकी सीट्स नहीं होंगी इसके अंदर। तो लेकिन फिर भी वही बात कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए पास CSS पास करने की, एक फील्ड में आने की, सिविल सर्विस में आने की, तो ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा। नवंबर तक अभी काफ़ी टाइम है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो होपफुली आप इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। तो अभी आप में से जिनकी भी कोई क्वेश्चंस हों वो आप पूछ लें, तो वो मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर करने की। तो IR और पॉलिटिकल साइंस, विच वन टू बी सेलेक्टेड? सर ये पूरा डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह में, आपको एनालिसिस बेस्ड आंसरिंग में इंटरेस्ट है तो IR बेटर है आपके लिए। लेकिन अगर आपको दूसरी तरफ इंटरेस्ट है कि आप सब्जेक्ट क्लोज एंडेड हो, इंटरेस्टिंग हो, फिलोसफी से रिलेटेड हो, तो फिर पॉलिटिकल साइंस जो है वो बेटर है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये कहना कि मतलब कोई एक सब्जेक्ट दूसरे से ज़्यादा एक वेटेज रखता है या ज़्यादा बेटर है, ये बात गलत है। वो आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए फिर डिसाइड कीजिएगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे देखना है, वही कि कितना कोइंसाइड करते हो बाकी सब्जेक्ट से, आपको इंटरेस्ट कितना हो, और जो फिज़िकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आपने ऑप्ट करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। फिज़िकल साइंस जो है फिर थोड़ा सा वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर अगर आपका थोड़ा सा पेपर ऐसा आ गया कि इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो फिर आप अपनी तरफ से अटैम्प्ट नहीं कर सकते, जो कि फिर सोशल साइंसेस के अंदर आपके लिए एक एडवांटेज होता है। अब सोशियोलॉजी का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या जेंडर स्टडीज़ का कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपका प्रिपेयर्ड ना हो और आप फिर उसको सॉल्व करना आपके लिए मस्ट हो गया हो, तो फिर वो आप थोड़ा सा फिर भी कर जाते हैं। लेकिन अगर पेपर ऐसा हो कि फिज़िक्स का आप कर रहे हो या केमिस्ट्री का कर रहे हो, मैथ्स का कर रहे हो, और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो जहाँ फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपके मार्क्स 150-160 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच हो, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हो या काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट किया हो, उसको रेगुलरली रिवाइज किया हो, तो तब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स को फैच करके देगा। अदरवाइज़ वहाँ पे डेंजरस जो बात है वो ये होती है कि आपके मार्क्स एवरेज से काफ़ी बिलो भी जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन अगर आपकी ज़ीरो है, तो जो मैंने अभी सारी बातें आपसे डिस्कस की, आप ये फिर से एक बार सुन लें तो आपको शायद मतलब एक आइडिया हो जाए रफ्सा की कैसे स्टार्ट करनी है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपकी ग्रामर क्लियर है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी ऑलरेडी 80% प्रिपरेशन हो चुकी है इंशाल्लाह, क्योंकि ग्रामर का ही मसला होता है नॉर्मली हमें। आप जस्ट फिर ये कीजिए कि रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो फिर ग्रामर आपकी क्लियर है, तो आपके लिए आगे स्मूथ सेलिंग है, आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। मेरे जो ऑप्शंस थे वो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और US हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी और जियोग्राफी, यूरोपियन हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री विच इज़ मोर हेल्पफुल फॉर अस। तो इसमें फिर आपकी इंटरेस्ट बेस पे आ जाता है, मतलब कि हेल्पफुल तो फिर दोनों ही हैं। दोनों इसमें मैं फिर मेरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था तो मुझे इतना पता नहीं इन दोनों का। आप एक काम कीजिएगा, जनरली फिर अगर आपको किसी सब्जेक्ट का समझ ना आ रहा हो कि मैं कौन सा ऑप्ट करूँ, इन दोनों में से दो ऑप्शंस हों, तो एक सबसे जो अच्छा तरीका होता है कि आप टाइम लें, अपने आप को टाइम दें। आप जाएं वेबसाइट PSC के ओपन करें, देखें कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उसमें कितना कोइंसाइड हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, कौन सी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए न्यू हैं। फिर एक काम ये करें कि जो टॉप की 1 2 3 जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं वो डाउनलोड कर लें। जब आप वो डाउनलोड कर लें तो फिर उसका थोड़ा सा सरसरी सा कर्सरली आप देख लें कि
थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। उसके बाद आप पास पेपर ओपन करें, फिर देखें कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके लिए कितना ईजी है, कितना मुश्किल है। तो पास पेपर, सिलेबस और तीसरा ये कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो डाउनलोड करके उन सबको एक बार ओवरव्यू करके आप देख लें, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद एक और जो ऑप्शनल्स के हवाले से एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि टारगेट होते हैं। तो मिसकंसेप्शन मैं इसलिए कहूँगा कि अगर एक सब्जेक्ट ऑब्वियसली टारगेट हो सकते हैं, टारगेट होते भी हमने देखा भी है। 2018 में जैसे कि यूएस हिस्ट्री टारगेट हुआ था, 2019 में काफ़ी आईआर बहुत टारगेट हुआ था। लेकिन फिर वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी थी, आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा था, आपने कौन कौन सी बुक से स्टडी किया था। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छी बुक से पढ़ा है, आपने अपनी अच्छी प्रैक्टिस की है, आपने पास पेपर्स अटैम्प्ट किए हैं, आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड होके गए हैं, तो एक बात तो नोट कर लें कि जितना भी टारगेट हो जाए आपके मार्क्स अच्छे होंगे उसमें। क्योंकि अब यूएस हिस्ट्री में 2018 में काफ़ी लोग फेल हुए थे इसी वजह से कि वो सब्जेक्ट टारगेट हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने पास किया था। जैसे कि मेरा था, मेरे तो मैंने पास किया था, कुछ कोलीग्स हैं उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इसमें। कुछ लोग जो बाकी किसी सब्जेक्ट को पास नहीं कर सके यूएस हिस्ट्री में, वो 60 प्लस मार्क्स लेके आए थे। तो दैट मीन्स कि वो पास करना पॉसिबल था, उसमें अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल था, लेकिन बात ये थी कि प्रिपरेशन आपकी कितनी है। इसमें फिर एक और बात ये होती है कि बुक्स आपने कौन सी लेनी है। तो मेरा जो मशवरा होगा कि एक तो आप जो पाकिस्तानी पब्लिशर्स की बुक्स होती हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की, किप्स पब्लिशर्स की, बाकी कोई एडवांस पब्लिशर्स की वो बुक लें, इनमें से जो आपको सही लगे वो लें। साथ में जो रिकमेंडेड बुक्स लें एक और दो, एक या दो लें, ज़्यादा लेने की आप पढ़ भी नहीं सकते उससे ज़्यादा लेंगे तो उन दोनों को मिला के पढ़ें। पाकिस्तानी बुक्स लेने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा जो सिलेबस प्रिपेयर्ड होता है, आउटलाइन एक ही बुक में सब कुछ मिल जाता है, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, बेसिक उस का क्या है, ताकि फिर आप जब नेट से सर्च करें या रिकमेंडेड बुक से पढ़ें तो आपकी बेसिक बनी होती है और आपकी एडवांस लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये आप कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, तो उसमें फिर ज़रूरी ये होता है कि आप की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। पहले तो ये कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आउटलाइन बनानी है या नहीं बनानी, तो मेरा मशवरा ये होगा कि जो सवाल आपको अच्छा आता हो उसमें आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं तो जितने भी आपका अच्छा प्रिपेयर्ड है, आपके 2 से 3 मिनट या 4 मिनट ज़रूर वेस्ट होंगे। और बिलीव मी कि अगर आप सीएसएस के पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये 3 से 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। 3-4 मिनट अगर हर सवाल में आपके वेस्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके 10-12 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, 15 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। और उसने 15 मिनट में बजाय आउटलाइन के आप कोई ऐसी चीज़ बना सकते थे, पेपर में आप ऐड कर सकते थे अपने क्वेश्चन में, आप कोई मैप बना सकते थे, कोई ग्राफ बना सकते थे, कोई और एक दो हेडिंग्स ऐड कर सकते थे जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते। एक आउटलाइन है आपको करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगी कभी भी। लेकिन साथ में ये बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका अच्छा प्रिपेयर ना हो, तो आपको पता हो कि आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे आप आउटलाइन बना लें तो शायद एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी ओपिनियंस डिफ़र कर सकते हैं, कोई और टीचर आप कुछ और बता सकता है, तो वो फिर मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन है, कोई और डिफ़र कर सकता है इससे। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आप ये कीजिएगा कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो फिर देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे आते हैं, आपके अच्छे प्रिपेयर्ड हैं और कौन से नहीं हैं। तो जो क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा प्रिपेयर्ड हो उसको सबसे लास्ट में कीजिएगा, और जो आपका सेकंड नंबर पे अच्छा प्रिपेयर्ड हो उसको फर्स्ट पे कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आपके फिर अच्छे प्रिपेयर्ड ना हो उनको आप बीच में कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर जब चेक करने के लिए पेपर आपका ओपन करता है, तो अगर आप वो स्टार्ट से करें एंड से करें तो आप उसके ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन ही पड़ रहा होता है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर जो आपका सवाल आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो एक चीज़ जो मैटर कर रही होती है बहुत ज़्यादा, वो आपका इंट्रोडक्शन है। वो 6 to 8 लाइन्स का होना चाहिए और उसके अंदर आपने ब्रीफली बताना है कि जो पूछा गया हो उसको डायरेक्टली हिट करना है, ब्रीफली बताना होता है। फिर उसके बाद आपकी कोशिश ये होती है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर ज़रूरी हो तो उसकी एक हेडिंग हो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा सब हेडिंग्स हो। तो और एट दी एंड कंक्लूजन।
इसके बाद आपने जो चीज़ फ़ोकस करनी है वो ये करनी है कि आपने टाइम निकालना है थोड़ा-सा और देखना है कि जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं क्वेश्चंस में, कभी एनालाइज़ यूज़ हो रही होती है, कभी डिस्क्राइब यूज़ हो रही होती है, कभी एक्सप्लेन यूज़ हो रही होती है, उनका मतलब क्या है, उनके अंदर आपस में डिफरेंस क्या है। तो जब तक आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जनरली फिर आप की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वो हों, क्या कहते हैं, हेडिंग्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा सब हेडिंग्स हों। तो जितनी ज़्यादा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा यानी कि आपके पास पॉइंट्स हैं आप डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। फिर इसके बाद फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर सवाल में 1 से 2 आपने रेफरेंसेस दिए हों, 1 से 2 एक कोटेशन दी हो, तो उससे आपका थोड़ा-सा इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। कोई अच्छी बुक आपने पढ़ी हुई है, कोई आपने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, कोई आपने रिसर्च पेपर आपने स्टडी किया हुआ है, तो वो आप मेंशन कर लें। तो उस मेंशन करने का तरीका ये होता है कि आपने साइड से और ऊपर-नीचे दोनों तरफ से कुछ स्पेस दे के और पेन कलर चेंज करके, अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक, और ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से, ताकि वो जो आपने रेफरेंस दिया है वो प्रोमिनेंट हो जाए। इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि एग्जामिनर के पास इतना नॉर्मली टाइम नहीं होता कि वो वर्ड बाय वर्ड आपका पूरा आंसर पढ़ता फिरे। तो अगर आपने प्रोमिनेंट किया अपने जो रेफरेंस है, कोटेशन है किसी भी चीज़ को, तो वो आप फिर एग्जामिनर पढ़ लेता है और उसका फिर आपको फ़ायदा हो जाता है। एक्स्ट्रा मार्क्स आपको उस यहाँ से गेन कर सकते हैं आप। उसके बाद डायग्राम्स की, मैप्स की बात आ जाए तो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग स्किल्स कैसी हैं और आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपकी मेरी तरह ड्राइंग स्किल्स काफ़ी पुअर हैं और टाइम मैनेजमेंट भी पुअर है, तो फिर डायग्राम्स नहीं बनाइएगा, ना ही मैप्स बनाइएगा, क्योंकि फिर उसके आपको टाइम काफ़ी वेस्ट होगा और डायग्राम अच्छी ना बनने से हो सकता है इंप्रेशन और ख़राब हो। लेकिन अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मैप ज़रूर बनाइएगा। और जो जिन पेपर्स में डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे डायग्राम भी बनाइएगा। इसके बाद फिर एक और बात के ऐसे के बारे में मैं बताना भूल गया था कि ऐसे का पेपर जब आपके पास आए तो फ़ौरन आपने 10 में से 1, 2 या 3 जितनी भी आपको टॉपिक्स अच्छी तरह आते हों, जिन पे आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपके ऐसे प्रिपेयर्ड हों, वो फिर आपने सेलेक्ट करने हैं फ़ौरन। उसके बाद फिर आपने उन सब में से देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका सबसे अच्छा प्रिपेयर्ड है और किस टॉपिक पे एक आप ऐसा ऐसे लिख सकते हैं जो आपको 40 प्लस मार्क्स फैच करके दे। क्योंकि ऐसे में नॉर्मली एक मेरे कोलीग हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं अभी भी कि ऐसे में आपको इज़्ज़त के 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, बाकी मार्क्स आ जाते हैं। तो वही बात कि अगर इज़्ज़त के 40 मार्क्स लाने हैं आपने, तो फिर आपने जस्ट वो ऐसा ऐसे लिखना है जो आपको 40 मार्क्स से ला सके। आपको फिर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अगर कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन वो बेसिक्स पूरी करनी है पहले। तो फिर उसके बाद एक रफ़ आउटलाइन बनाएं। और दूसरी बात ये कि आप आउटलाइन पहले फेयर ना करें, अगर करें तो पेंसिल से लिख लें, फेयर ना करें पीछे लिख लें तो बेटर होता है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स बाद में जहन में आ रहे होते हैं, माइंड में आ रहे होते हैं, तो वो ऐड कर सकें। अगर आपने एक बार आउटलाइन फेयर कर ली तो दैट मीन्स कि आप बाकी कुछ ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे। और जो आउटलाइन बनाएं उसको 100% फॉलो करें। अदरवाइज़ अगर आप फॉलो नहीं करेंगे और एग्जामिनर ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि आपने कोई एक हेडिंग फॉलो नहीं की, कोई पैराग्राफ जो है वो वहाँ पे आउटलाइन में तो मेंशन है लेकिन आपने लिखा नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फिर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, इन एक्सट्रीम केसेस आप फेल हो सकते हैं। अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अगर आप कोई भी जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर में, तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि 40 मिनट्स या 45 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे स्पेंड ना हो। और ये फिर आपको आ रहा होता है जब एक एक्सटेंसिव प्रिपरेशन के बाद, जब आप पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे, पास पेपर से मॉक एग्जाम्स देंगे, तब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज़ फिर हो ये रहा होता है कि जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं वो आपको उसमें अराउंड 80 टू 90 मिनट्स लग रहे होते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें लिए आपके पास मुश्किल से 10 से 15 मिनट बचे होते हैं। तो जो 90 मिनट्स में आपने क्वेश्चन किया वो अगर आप जितना भी अच्छा कर लें, मार्क्स आपको वही आउट ऑफ 20 मिलने हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन था, जो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, आप आउट ऑफ 20 उसमें 14-15 मार्क्स ले सकते थे। अब आपने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया, प्रॉपरली उसको सॉल्व नहीं किया, आपकी राइटिंग भी वहाँ पे ख़राब हो गई होगी, तो उसमें आपको फिर 5-6 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो फिर मार्क्स डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बाद में, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू अलोकेशन एंड व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग प्रेफर्ड ग्रुप्स। तो इस चीज़ को आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर मैटर कर रहा होता है। थोड़ी सी यही सेम अप्लाई होता है जो एमसीक्यूज़ होते हैं। नॉर्मली हम एमसीक्यूज़ की इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते,
आप एक तो प्रिपरेशन इतनी अच्छी कीजिएगा कि आपको एमसीक्यूज़ की अलग से प्रिपरेशन ना करनी पड़े। लेकिन अगर फिर भी आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ एक बार देख लें, उसको 3 दिन में एक बार देख लिया करें जब प्रिपरेशन कर रहे हो उस सब्जेक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं आईआर पढ़ रहा हूँ, तो मैं आईआर के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को एक नज़र देख लूँ कि किस तरह के आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ मुझे याद रह जाएँ, कुछ मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएँ। क्योंकि 220 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और ये फिर आपके उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, जितनी भी अच्छी मार्क्स हों, किसी न किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बिलो 50 होते हैं, 45 होते हैं, 44 होते हैं। तो अब लेट्स सपोज़ 45 मेरे मार्क्स आए, जो मेरे इस्लामियात के अंदर मार्क्स थे लास्ट अटेम्प्ट में फिर 46 थे या 45 थे, मुझे याद नहीं, लेकिन 40 चलें 45 थे। और मुझे याद है उसके अंदर मेरे एमसीक्यूज़ 12 या 13 सही हुए थे। अब लेट्स सपोज़ मेरे एमसीक्यूज़ उसके अंदर 4-5 सही होते, तो फिर मैं यहाँ बैठा आपसे बात ना कर रहा होता। तो ये चीज़ इसलिए काफ़ी मैटर कर रही होती है, इस पे फ़ोकस कीजिएगा थोड़ा-सा। तो अगर आप एकेडमी से प्रिपरेशन, वही मैंने जो कहा कि एकेडमी आपको नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन-कौन सी आप मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरह पेपर अटेम्प्ट करने हैं, और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं आपको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से एकेडमी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मस्ट है, एकेडमी के बगैर जो है वो आप पास नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पास करते हैं एकेडमी के बगैर, लेकिन अगर आपको शुरू में डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको अपना इवैल्यूएशन नहीं करा सकते, आपको थोड़ा गाइडेंस का इशू है, तो एक एकेडमी जाने में हर्ज नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप एकेडमी चले गए तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया और ये हो गया वो हो गया, कोई मसला नहीं है, एकेडमी चले जाएं। आप वहाँ पे अगर आपको लगे कि यहाँ पे गाइडेंस अच्छी मिल रही है, तो आप एक वहाँ एडमिशन ले लें, आपको फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान कभी भी नहीं होगा। विच राइटर्स बुक इज़ टू बी यूज़ फॉर इस्लामिया, कोई भी एक, जो मैंने आपको बताया कि एक आप लोकल पब्लिशर की बुक ले लें, कोई सी भी हो सकती है जो आपको अच्छी लगे। साथ में 1 या 2 बुक्स आप ले लें जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जैसे कि खुर्शीद अहमद की बुक है इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, इस तरह ही नाम है मेरे ख्याल से, वो ले लें। साथ में एक मौलाना मौदूदी की बुक ले लें, और लोकल पब्लिशर्स में हाफिज़ अरशद इकबाल की बुक, या फिर जो एक और बुक चल रही है मार्केट के अंदर, वो देख लें। नहीं, मेरे ख़्याल से काउंट नहीं होगी, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन फिर वही बात कि रूमर्स हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जब तक क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आए तब तक आप प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आप लोगों ने फ़ेब में तो अटेम्प्ट देना ही है, तो उसके लिए नवंबर की अटेम्प्ट की भी प्रिपरेशन कर लें तो फ़ायदा ही होगा। जनरल नॉलेज के लिए आप देख लें जो उनकी बुक है, क्या नाम, मियाँ शफ़ीक की बुक है, मियाँ शफ़ीक साहब की जो बुक है वो देख लें। साथ में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जनरल नॉलेज के लिए या जनरल साइंस के लिए आपके पास जब नेट अवेलेबल हो तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, आप पूरा नेट सर्च करें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन वही बात, क्या ऑथेंटिक नॉलेज हो, ऑथेंटिक साइट्स से हो। अ, अगर आप सक्कर से हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो लाहौर के बजाय मैं रिकमेंड करूँगा कि कराची आ जाएँ। यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज़ भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब अच्छे टीचर्स भी हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, यहाँ पे अकेडमीज़ भी हैं। तो आपके लिए फ़ीज़िबल यही होगा कि कराची आ जाएँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कराची बेटर ऑप्शन है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी वही बात कि आप अपनी मर्ज़ी की बुक सेलेक्ट करें, लेकिन फिर वही बात कि बुक्स अच्छी होनी चाहिए। बेस्ट सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स जो आपके, एक तो डॉन पढ़ा करें, डॉन के साथ बाकी कोई न्यूज़पेपर पढ़ लें, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन देख लें, किप्स का मैगज़ीन देख लें। आप काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ा करें, फॉरेन अफेयर्स पढ़ा करें, और फॉरेन पॉलिसी पढ़ लिया करें, दी इकोनॉमिस्ट पढ़ लिया करें। बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये सब अच्छे सोर्सेज हैं कोई। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, कि रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करके पढ़ लिया करें, परचेज़ करके पढ़ लिया करें, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं, फिर वो जो रिलैक्सेशन है वो जस्ट स्पेशल सीएसएस के लिए, इसके अलावा जो बाकी जनरल रिलैक्सेशन होती है वही होगी। ट्रिक्स फॉर जनरल नॉलेज, तो ट्रिक्स तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई नहीं है। ट्रिक जस्ट एक ही है कि आप प्रिपरेशन करें, आप टाइम दें। जब तक प्रिपरेशन नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक तो कोई भी ट्रिक आपके लिए काम की नहीं होगी। तो ट्रिक यही है कि आप जस्ट जल्द से जल्द एक कोई बुक लें या फिर इंटरनेट के सोर्सेज यूटिलाइज़ करें,
और पढ़ना शुरू करें। हाँ, बिल्कुल नेसेसरी होता है। थीसिस स्टेटमेंट आपकी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, अंडरस्टैंडिंग बता रही होती है। एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है, जब आपका थीसिस स्टेटमेंट पढ़ता है, तो उसको पता चलता है कि आप इस पर्टिकुलर इशू पे से आपने कितना समझा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं बताएंगे तो एग्जामिनर को आपका स्टांस क्लियर नहीं होगा। तो एक तो आपने जब अपनी आउटलाइन बना रहे होते हैं तो वहाँ उसके इंट्रोडक्शन के अंडर थीसिस स्टेटमेंट लिख लें, और साथ में वही सेम चीज़ आप रिपीट कर लें इंट्रोडक्शन के एंड में। तो इस तरह से आपको एक एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है, और अगर कोई आर्गूमेंटेटिव ऐसे है तो वहाँ पे आपका स्टांस क्या है। तो नोट्स बनाने का एक आसान तरीका ये होता है कि कभी कभार तो फिर आप ये करते हैं कि यही कर सकते हैं कि आप पेंसिल से नोट्स बनाएं बुक के ऊपर। अगर आपके फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, लेट्स सपोज एनएफसी अवार्ड का, और किसी पाकिस्तान अफेयर्स की बुक में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसी साइट पे वहाँ पे ऊपर नीचे करके आप लिखते चले जाएं वहाँ पे, और किसी आर्टिकल से जहाँ से आप अलग से बना रहे हो, और फिर उसको 2-3 बार पढ़ें तो आपके पास एक ही जगह कंपाइल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, कुछ लोगों को ये इस तरह फीजिबल नहीं लग रहा होता, तो फिर आप अल्टरनेटिवली ये कर सकते हैं कि आप एक कोई पेजेस उठाएं, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। अब अक्सर प्रॉब्लम शुरू में मुझे तो ये हो रही होती थी कि जब मैं नोट्स बनाता था तो फिर वो जितना लेट्स सपोज 4 पेजेस का आर्टिकल है तो मेरे 4-5 पेजेस के नोट्स बन गए उसके, क्योंकि फिर वो इतना हमें क्रिस्प नोट्स बनाने की मुझे आदत नहीं थी। तो अगर ये मसला है तो फिर आप पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाने की कोशिश करें, कि आप पूरा सेंटेंस ना लिखें, जस्ट एक पॉइंट लिख लें। तो कोशिश करनी चाहिए नोट्स आपके शॉर्ट से शॉर्ट हों। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। रिवीजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप दिन में पढ़ें वो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप रिवाइज करें। जो आप वीक के अंदर सब कुछ पढ़ें, एक दिन रिवीजन का रखें। जब पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, पेपर जब चल रहे होते हैं, तो आपको रिवीजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे आपने फिर ख्याल इस बात का करना है कि आपके पास इतना टाइम हो रिवीजन का, और उसके लिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए फिर बेस्ट होते हैं। तो आईआर के लिए फिर आप ये करें कि जो मैंने सोर्सेज बताए अभी करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें फॉरेन पॉलिसी था, फॉरेन अफेयर्स था, सीएफआर था, ये आपके लिए आईआर के लिए भी बेस्ट सोर्सेज हैं। साथ में आप आईआर की कोई सी भी अच्छी 1-2 बुक्स देख लें, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख लें, आप एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स देख लें, तो वो वहाँ से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बेस्ट एकेडमी तो कोई सी भी एकेडमी आप देख लें, टॉपर्स इन देख लें, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे आप एक सेमिनार उनका देख लें, वेबिनार शायद उनका आ रहा है, एहसानुल्लाह भाई आपको बेटर इस बारे में बता सकेंगे। तो वेबिनार देख लें उनका, या ऑनलाइन क्लासेस शायद उनकी कुछ चल रही हैं, वो उसमें अटेंड करके देख लें। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी एकेडमी है, मैं तो इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। नहीं, आउटलाइन जैसे मैंने बताया आपको लाजमी नहीं है, अवॉइड कीजिएगा। सांगड़ वालों के लिए फिर नहीं, जो सीएसएस में एलोकेशन हो रही होती है वो प्रोविंशियल बेसिस पे हो रही होती है। तो उसका इस बात से कोई फिर रिलेशनशिप नहीं है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस तरह नहीं है। आप सिंध रूरल के अंदर आएंगे और वो जो उनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स हैं वही उसी का पार्ट होगा। चलें, आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आपसे फिर इस तरह बात होगी इसी प्लेटफॉर्म से। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।